स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो बात करेंगे खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार में आयोजित रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ, लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही जो है हम सबको बताया कि ये दिन आज ऊंच नीच, छुआछूत, छूत, भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहें। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय को ध्येय मानकर, अंत्योदय के भाव को अपनाकर निरंतरता से काम हो रहे हैं और समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंचती थी, शासन नहीं पहुंचता था, प्रशासन नहीं पहुंचता था, जहां तक सहायताएं नहीं पहुंचती थी, उन तक सहायता पहुंचाने का काम है। देश के अंदर एक नया, जिसको बोलते हैं कार्य संस्कृति, एक वर्क कल्चर लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को खुले शौच से मुक्ति मिली है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को धुएं से भी छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ गरीबों को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना चली है। पूरे देश दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। देश आजादी के बाद इतने सालों तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गारंटी होनी चाहिए, कोई सुरक्षा का कवर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए तक की गारंटी का कवर देने का काम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो रहा है। हर घर नल से जल के अभियान के तहत शुद्ध जल दिए जाने का प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है।
और वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पूछताछ का समन भेजकर उन्हें 29 फरवरी को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए देहरादून के ईडी के दफ्तर में 29 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बुलाया गया है। जांच एजेंसी उत्तराखंड से जुड़े वन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। और जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। उन्हें 7 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 29 फरवरी को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन भेजा गया है और इस दौरान जो है उनसे 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच आने को कहा गया है, जब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। देहरादून स्थित कार्यालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर जो है ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो और यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले सीबीआई जांच के जो आदेश हुए थे उस मामले पे अभी तक सीबीआई जांच वहाँ पर चल रही। जो पाखरो रेंज में जो अवैध पेड़ कटान का जो निर्माण कार्यों में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई थी उसके अभी तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और अब ये कह सकते हैं कि जो ईडी का जो शिकंजा है वो और यहाँ पर कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की तरफ से पिछले दिनों जो यहाँ पर छापेमारी की गई थी उसमें भी कई दस्तावेज यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर से यहाँ पर ईडी के द्वारा लिए गए थे, जिनकी जाँच यहाँ पर की गई। अब उन्हीं जाँच के आधार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को जांच में सहयोग के लिए जांच के लिए एक और समन यहां पर जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 29 फरवरी को जो देहरादून में जो ईडी का जो कार्यालय है वहां पर उन्हें प्रस्तुत होना है और उनसे सवाल जवाब वहां पर किए जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि ईडी ने साफ तौर पर जिस तरीके की गड़बड़ियां यहाँ पर पकड़ी है, उन गड़बड़ियों के चलते अब हरक सिंह रावत की जो मुश्किल है और यहाँ पर बढ़ रही है। और इन मुश्किलों के बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत का जो राजनीतिक करियर है उस करियर पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत के साथ साथ उनकी जो पुत्र वधू है, उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई, उन्हें भी मार्च में पहले सप्ताह में नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें भी ईडी के सामने प्रस्तुत होना होगा। उन्हें भी बताना होगा कि जो उनका जो एनजीओ है उस एनजीओ में किस प्रकार से जो पैसों का जो लेन देन हुआ है, जो पाखरों से रिलेटेड जो पाखरों का रेंज बन रहा वहाँ के जो कुछ संस्थाएं के जो काम करने का था वो पैसा उनके एनजीओ में कैसे पहुँचा है, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी वहाँ पर देनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी का शिकंजा लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर कस रहा है और एक के बाद एक मुश्किलें हरक सिंह रावत के ऊपर यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। जी अब है 14 फरवरी को जो ईडी की छापेमारी हुई थी उस दौरान जो भी दस्तावेज या जो कुछ भी सबूत इकट्ठा हुए, क्या इसको लेकर कोई जानकारी दी गई है अधिकारियों की ओर से? ये कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से जो पूर्व में जो पूरी जांच यहाँ पर की गई थी उस जांच में कई वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ने का काम यहाँ पर किया गया था। वो वित्तीय अनियमितताएं ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्यों में जो वित्तीय अनियमितताएं होती उसका सीधा संबंध हरक सिंह रावत से यहाँ पर जोड़ा गया था। और हरक सिंह रावत के घर से जो दस्तावेज मिले थे, जो अलमारी से जो फाइलें निकाली गई थी, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वहाँ पर ले जाई गई थी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई है जिसके चलते ये कह सकते हैं कि ईडी अपनी जाँच का जो दायरा है और बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पूर्व में जो जांच आवाज पर की गई थी, जो बातचीत की गई थी, अब उसी के विस्तृत रूप में इन दोनों ही, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हो या उनके पुत्र वधू अनुकृति गोसाई हो, दोनों को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया और उनसे विस्तृत जांच की वहां पर की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि जो घोटाला आरोप जो उनके ऊपर लग रहे हैं वो किस प्रकार से वहां पर किया गया और जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है उसके लिए क्या कुछ जवाब उनके पास यहाँ पर होंगे। तो उन सब चीजों को लेकर उनसे बातचीत यहाँ पर होगी। जी अभय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में आने के बाद सरकार की यूसीसी कानून के लिए एक समिति का गठन पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी आज पहली बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई। इस बैठक में कानून बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इस समिति ने 3 उप समितियों का गठन भी किया, जिससे इस कानून का प्रारूप जल्द तैयार हो सके। इस समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पहली उप समिति विवाह से संबंधित विषयों पर कार्य करेगी, उसके बाद दूसरी उप समिति लिविंग रिलेशनशिप पर काम करेगी और तीसरी उप समिति जो है परिवार के सदस्यों में वसीयत को लेकर काम करेगी। आज जैसा आपने सही कहा, समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने ये कार्य योजना तैयार की कि कम से कम समय में जो भी नियमावली बनाई जानी है और उसको कार्य रूप में परिणत करना है, कैसे किया जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 मोटे काम समिति को करने हैं।
पहला काम तो ये है कि जो नियमावली है, आपने अगर यूसीसी का अध्ययन किया हो तो अगेन उसके 3 ब्रॉड पार्ट हैं। एक तो है शादी विवाह, मैरिज एंड डिवोर्स, दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप और तीसरा है वसीयत से संबंधित। वसीयत से भी संबंधित 2 भाग हैं, एक तो इंटरस्टेट सक्सेशन है और दूसरा टेस्टामेंटरी सक्सेशन। अब हमें देखना है कि तीनों के लिए जो रूल्स बनने हैं वो कम से कम समय में हम कैसे बनाएं। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, यूसीसी को लेकर जो है पहली बार बैठक हुई है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? ये कह सकते हैं कि यूसीसी के रूल्स और मैनुअल्स की आज पहली बैठक देहरादून में हुई है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था, जिसमें समाजसेवी के रूप में मनु गौड़ हैं, कॉलेज से जो दून विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरेशा डंगवाल, वो इसमें सदस्य हैं और इसके अलावा 5 सदस्य लोग और यहाँ पर हैं, जिसमें समिति का काम है अभी कानून के जो नियमावली है उस नियमावली को बनाने का। उसकी पहली बैठक हुई है आज। प्रथम तौर पर ये कह सकते हैं कि पहली बैठक में 3 उप समितियों का गठन यहाँ पर किया गया, जो तीनों उप समितियाँ पैरेलल रूप से आगे बढ़ेंगी और जो इस यूसीसी कानून के जो मुख्य जो प्रावधान है, चाहे आपका शादी विवाह का मामला हो या फिर लिव इन रिलेशन का मामला हो या फिर परिवार की जो वसीयत होती है उस वसीयत से जुड़े हुए जो कानून है उन कानूनों का मामला हो, उन तीनों पर उप समितियों का गठन कर दिया गया है। कोशिश यही है उप समिति की कि हर वर्ग से इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जाए, कानून को कैसे और सुगम और सरल यहाँ पर बनाया जा सकता है, जिसके लिए जनता को उस कानून का बोझ ना लगे बल्कि जनता उसे सहज स्वीकार यहाँ पर कर सके। उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी और ऐसा कानून बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर जनता को ना भुगतने पड़े, उसे मोबाइल ऐप के माध्यम से ही इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सके, वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से कहीं से भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सके ताकि उसमें भी सुगमता उन्हें प्राप्त हो सके। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि प्राथमिक तौर पर अब समिति का काम नियमावली बनाने के साथ साथ उन नियमों को सरल बनाने का भी है, ताकि जनता को ये नियम किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आसान रूप में, एक ऐसा कर्तव्य के रूप में उनको समझ में आए जिसे करने के लिए वो बाध्य रहे और करने की अपनी जिम्मेदारी समझे। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसान को चाहिए भाव और भाव देगी सरकार। साथ ही कहा कि सरकार किसी की भी हो, किसान उससे भाव मांगता ही रहेगा, भाव नहीं देगी तो किसान आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकार के सामने कहता रहेगा। किसान को चाहिए भाव और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो ये उससे भाव मांगता रहेगा, भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूत स्थिति देनी पड़ेगी और खेती किसानी बचानी पड़ेगी। हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर जब बनेगा जब हम गांव के किसान और मजदूर के हाथ मजबूत कर दोगे। अगर खेती से किसानों को हटा दिया, शिफ्ट कर दिया और कंपनी के हाथ में खेती गई तो देश फिर गुलाम होगा, फिर पूंजीवाद के हाथ में देश जाएगा। उससे बचाना है तो हमको गांव को मजबूत करना पड़ेगा, हमको मजदूर को मजबूत करना पड़ेगा, देश के आदिवासियों को मजबूत करना पड़ेगा। और बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी चुनाव की तैयारियों और रविदास जयंती जुलूस व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा हिस्सा लिया गया, जिसमें जल्द बेसिक्स कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए। अब तक की गई बल बूथ मतदान केंद्र मैपिंग का ब्यौरा भी मांगा गया। वहीं जुलूस का मार्ग तय किया गया, जिसमें सभी ऑफिसर्स को राउंड पर रहने का आदेश दिया गया। साथ ही पैनी नजर बनाए रखने की नसीहत भी दी गई। आगामी लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड जो हमारी वनएबिलिटी मैपिंग है, इसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, सर्कल अफसर को बुलाया गया था और पॉइंट टू पॉइंट पर डिस्कस किया गया। वनएबिलिटी को कम करने के जो हमारे मेजर्स हैं उसको उठाने को लेकर किस तरीके से आगे हम लोग कार्रवाई करनी है उसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ में जो रविदास जयंती के जो जुलूस है उसको लेके उनके जो सुरक्षा प्रबंध है उनकी तैयारियों को लेकर भी।
खबर हरिद्वार से है, जहां पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के सांसद तीरथ सिंह रावत ने जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वर धाम आश्रम से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जो असली किसान हैं वे आज भी मोदी सरकार की नीतियों से सहमत है, लेकिन कुछ लोग मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं और इसलिए हम किसान आंदोलन से राजनीति की बू आ रही है। बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां माघ पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसके चलते गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। माघ मास का पुण्य इतना अधिक बताया गया है कि इस समय सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज आदि, वहां पर स्वयं स्नान करते हैं। और मनुष्य देह में जो व्यक्ति स्नान उनके साथ करता है तो देवताओं के समान हो जाता है। मन की इच्छा तो उसके पूर्ण होती ही होती है, साथ में उसको पुण्य इतना फल मिलता है जो कि अक्षय हो जाता है। इस पूर्ण माघ मास में स्नान का फल बताया गया है, परंतु जो पूरे माह स्नान न कर पाया हो, मात्र वो आज पूर्णिमा के दिन स्नान कर ले तो उसको पूरे माह के स्नान का फल मिल जाता है। इतना पुण्य है कि आप देवताओं के समान गिने जाते हैं। आपका किया गया पुण्य, स्नान के पश्चात किया गया दान अक्षय हो जाता है। पितरों के निमित्त जो आज श्राद्ध कर देता है वो पितरों को भी तीर्थ श्राद्ध का फल दे देता है, उनको भी माघ मास के स्नान का फल मिलता है। और कई वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के बाद स्वर्गिक सुख मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति के बारे में वर्णन आया है। रुक करते अगली खबर की ओर, हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। किसी संगीन वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना पर चौकी रोड़ी बेलवाना के साथ सीआईयू टीम पहुंची। गिरफ्तारी के डर से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाश दबोचे, जिसमें से एक की तलाश जारी है। पुलिस टीम ने पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध राज्य है। पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड को लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा लगातार धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए धर्म स्व मंत्री सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई है। सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, साथ ही मंदिर परिसर को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रबंध करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज का पूरा मास्टर प्लान बन रहा है। महासू महाराज से हमने आज्ञा ली है, उनसे अनुमति लेने के बाद ही पूरा मास्टर प्लान उनका बन रहा है, जिसमें पूरे जो ट्रैफिक जैम से निजात मिले और गाड़ियां पार्क हो सकें, दर्शनार्थी दर्शन कर सकें और जो मेला लगता है, जागड़ा लगता है, उसमें सब सम्मिलित हो सकें। तो ठठियार को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान पूरा बनाया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।